हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का अपने चैनल स्टडी विथ मनीष मास्टर में स्वागत करता हूं। आज हम अपने एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा सेट 4 है। अभी तक 1, 2, 3 आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। ये जो सेट है ये 20 जनवरी 2021 में पूछा हुआ सेट है। राइट, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने सेट की ओर बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए सीपी है और एसपी दिया हुआ है। राइट, सीपी 4 है और एसपी 5 है। तो देखने से ही लग रहा है एक का प्रॉफिट हुआ है किस पे, 4 पे। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, बस आप देखते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक टैंक में 2 इनलेट ए और बी है जो इसे क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, एक आउटलेट सी है जो पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एक ए टैंकी है जो हमारे एक ए नल है जो हमारे टैंक को 5 घंटे में भरता है। एक बी नल है जो 6 घंटे में भरता है। लेकिन एक सी है जो हमारे पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर देता है। तो अगर टैंक की पूरी कैपेसिटी निकाले तो आप बोलिएगा इसका एलसीएम निकाले तो क्या होगा। टैंक का अगर मान लीजिए कैपेसिटी कितना है, 30 है, तो ए जो है 30 लीटर की टैंकी को कितने घंटे में भर सकता है, तो आप बोलिएगा 6 घंटे में, 6 आवर्स। और ये बी जो है ये टोटल टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, तो आप बोलिएगा 5 आवर्स में। और ये सी जो है पूरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो राइट, इसका एफिशिएंसी निकाल रहे हैं ना, ये तो आवर दिया हुआ है। अगर ये 5 घंटे में खाली कर सकता है 30 लीटर का टंकी है, तो आप बोलिएगा इसका एफिशिएंसी क्या है, 6 है। और इसका बी का एफिशिएंसी 5 है। तो ये सी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो आप बोलिएगा एक एफिशिएंसी के साथ ये 30 घंटे में पूरा टैंकी खाली कर देगा। तो अगर ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि टैंक में सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, ये तीनों पाइप को क्या कर रहा है, एक साथ खोल दे रहा है। तो देखिए अगर एक साथ खोल रहा है तो जाहिर सी बात है पहले तो ये 1 घंटे में ये 11 लीटर भर देता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है ना। सी जो है वो क्या टैंक है, ये आउटलेट दे रहा है यानी खाली कर रहा है। तो आप अगर कहिएगा कि मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में टोटल कितनी टंकी भर रही है, तो 6, 5, 11 माइनस 1 कितनी, 10 लीटर। तो टोटल 30 लीटर की टंकी है। तो आप अगर मैं पूछूं टोटल 30 लीटर की टंकी है तो आप 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो इधर भी 3, यानी 3 घंटे में पूरा टंकी भर जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर 3 है। ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। चलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6% की वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, 2 वर्ष 6% का दर है ना, तो जाहिर सी बात है एसआई से अधिक क्या होता है, सीआई। तो आप अगर ऑप्शन से भी जाइए तो 2 वर्ष में 6% के हिसाब से अगर एसआई इसका देखा जाए तो 6% क्या होगा, 25,000 का। 25,000 का अगर मैं आपसे पूछूँ 6%, तो आप बोलिएगा 1% अगर 250 है तो 6% आप क्या बोलिएगा, 1500, यही बोलिएगा ना। तो ये 2 साल का पूछ रहा है तो 3,000। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3,000 से अधिक होगा। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आंसर ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको बनाना भी चाहिए तो आप बाई फार्मूला भी जा सकते हैं, या तो हम कहते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज में अगर देखा जाए तो पहले साल ये 1500 देगा, दूसरे साल ये 1500 देगा, फिर जो दूसरे साल है इसका भी 15% देगा, 6% देगा, क्योंकि ब्याज का ब्याज सीआई होता है। इसका 6% 90, टोटल 3090, ये इसका टोटल सीआई हो गया। राइट, बाई ऑप्शन जाइएगा, इजी तरीके से बनेगा, चाहे आप बाई कॉन्सेप्ट भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्रकृत संख्या का मसपक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैं आपसे पूछूं तो आप बोलिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप बोलिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है।
तो अगर इन दोनों का मसा यानी HCF अगर पूछे तो HCF क्या हो जाएगा 2। आंसर हमारा क्या हो इस क्वेश्चन का 2, राइट। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अभाज्य तो आप समझते हैं जिसके सिर्फ एक या दो फैक्टर हो, जिसके सिर्फ मिनिमम दो फैक्टर हो, ठीक। और अगर भाज्य में पूछूं तो जिसका मिनिमम 3 फैक्टर हो वो सब भाज्य संख्या है। तो अभाज्य में आपसे पूछूं प्राइम नंबर, तो जिसके 2 फैक्टर यानी 2 गुणनखंड हो, तो 2 है जिसका क्या है 2 गुणन, एक 1 है एक 2 है, राइट। इसके 2 गुणनखंड है इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे ना जो डिवाइड हो जाए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, क्योंकि भाज्य संख्या उसके कहते हैं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। इसका 3 है ना, देख लीजिए, तो इसलिए सबसे छोटी क्या है भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, इन दोनों का HCF 2, राइट। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से, देख लेते हैं इसको भी। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो आप किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। देखिए 0.63 1.26, राइट, गुना 4 प्लस इधर पंक्तियाँ 15 कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। इधर देखिए अगर ये पॉइंट हटा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो इधर 1/2 गुना 4 प्लस 15, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। इधर 2 प्लस 15 कितना आंसर आया 17, राइट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सअभाज्य। सअभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 हो। तो सअभाज्य में आप देख लीजिए, इसका HCF अगर मैं कहूँ तो इसका HCF क्या हो सकता है। इसका HCF अगर मैं देखूँ तो ये 13 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको 13 गुना 5 लिख सकते हैं। इसका HCF 13 होगा जो नहीं होगा। इसका देख लेते हैं, इसका 7 गुना 2 7 गुना 3, इसका HCF क्या होगा 7 होगा जो ये भी नहीं होगा। 6 और 35 ये 9 और 12 तो होगा नहीं, यानी C। इसका HCF क्या होगा, इसका HCF 1 होगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप करके देख सकते हैं इसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की और। सअभाज्य उसे कहते हैं जिसका HCF यानी कि महत्तम समावर्तक 1 हो। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है कि √2 - √3 एक डैश है। देखिए √2 - √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे P/Q के फॉर्म में ना लिख पाए। प्रकृत संख्या, ये सारी प्रकृत संख्या है, 0 से लेके जो भी आगे जाती है वो सभी प्रकृत संख्या। परिमेय संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। तो हमसे पूछा है √2 - √3 एक क्या है, तो भैया P/Q के फॉर्म में तो ये कभी होगा नहीं, इसलिए √2 - √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। 7 का 1 ये नंबर आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा x + 3 का क्यूब के विस्तार में x का गुणन क्या होगा। देखिए इसको कुछ नहीं करना, x + 3 का क्यूब है ना, के विस्तार में x का गुणन क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, तो मैंने a + b का होल क्यूब अलजेब्रा का फर्स्ट वीडियो बताया है, उसमें आपको बताया था क्या होता है a³ + b³ + 3ab a + b। अगर आप इसको तोड़िएगा इस पर तो x + 3 का क्या पूछा है क्यूब ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं x³ + 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 × x × 3 ये x + 3, यहाँ पे x³ + 27 9 + 9x x + 3, यहाँ पे अगर मैं आपसे करूँ तो x³ + 27 9x² प्लस नतिया 27x हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं x³ + 9x² + 27x + 27, इतना कर सकते हैं ना। तो आप x का गुणांक देखिएगा तो क्या है x का गुणांक। अब आपसे पूछूं कि x का गुणांक क्या होगा तो आप डायरेक्ट बोलिएगा x का गुणांक 27 होगा। अगर x² का पूछता तो 9 होता, लेकिन x का पूछा है 27, तो हम क्या मार सकते हैं 27। बस सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
रूट 40 के क्यूब का परिमेयकरण गुणनखंड रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप बोलिएगा कि क्यों नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा अप्रोच लगाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये जो टर्म है ना ये पता नहीं है तो ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। रैशनलाइजिंग फैक्टर, देखिए रैशनलाइजिंग फैक्टर, इसको अगर मैं लिखूँ वो फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने पर नंबर जो है ना, कोई भी नंबर, वो क्या हो जाए, रैशनल हो जाए, रैशनल नंबर बन जाए, वो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। समझे? तो देखिए रैशनल, इसमें आरएफ कौन सा हुआ, तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना वही आपका क्या हुआ, रैशनलाइज फैक्टर। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि अगर देखिए √3, सपोज कीजिए √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना, तो अगर इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर निकालना हो तो मैं आपसे पूछूं कि ये रैशनल कैसे बन सकता है, तो √3 का रैशनल अगर मैं बोलूं तो 3 होता है। तो √3 से 3 लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से। तो आप जिससे मल्टीप्लाई किए ना, इस इरेशनल नंबर को रेशनल बनाने के लिए, इस नंबर को रेशनल बनाने के लिए जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं वो आपका आरएफ यानी कि रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी परिमेयकारी गुणनखंड होता है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल लूँ, जैसे मैं आपसे एक और पूछूं कि अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए कुछ आपसे दिया है √2 का क्यूब, अगर मैं पूछूं इसका रैशनलाइजेशन यानी कि आरएफ क्या होगा, तो आरएफ अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा, तो देखिए आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए इस नंबर को रैशनल बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा सीधा सीधा सर 2 का पावर 2/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो है क्या बन जाएगा, ये जो है ये रैशनल बन जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा यानी रैशनल। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस संख्या का परिमेयकरण गुणनखंड क्या हुआ, तो आप बोलिएगा 2 का पावर 2/3, ये इसका क्या हो गया, परिमेयकरण गुणनखंड हो गया। आप समझे? किसी भी नंबर को रैशनल करने के लिए जिस भी संख्या से आप गुना करते हैं वो संख्या ही उसका परिमेयकारी गुणनखंड होता है। राइट? देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं, इस क्वेश्चन में आपसे अगर पूछूं क्या पूछा है, तो आप बोलिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप बोलिएगा कि √40 का परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए आप √40 को क्या कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए ये 3 का पेयर है, ये 1 का पेयर है, तो मैं बोलूँ 3 का पेयर को आप बाहर निकाल लीजिए गुना, ये 5 का ऐसे लिख सकते हैं, 5 का √3। तो अगर 5 का √3 को अगर तोड़ना हो तो आप बोलिएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये ऑलरेडी रैशनल है, हमको इस संख्या को ओनली क्या करना है, रैशनल बनाना है। तो मैं अगर पूछूं आपसे इस संख्या को रैशनल बनाने के लिए आप किस संख्या से गुना करेंगे, तो आप बोलिएगा 5 को अगर पावर 2/3 से गुना कर दें तो ये भी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल बन जाएगा। तो आप रैशनल बन जाएगा। तो जब ये पूरा संख्या रैशनल बन जाएगा तो जाहिर सी बात है जब आप गुना कीजिएगा तो 2 गुना ये टोटल गुना कीजिएगा तो 5 होगा, यानी टोटल 10, ये रैशनल बन गया ना। तो हमें किस संख्या से गुना करना पड़ा इस पूरे संख्या को रैशनल बनाने के लिए, तो आप बोलिएगा 5 के पावर 2/3 से आपको गुना करना पड़ा। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको ये टर्म समझना था। जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से एक बार इसको देख लें। मैंने पीछे बताया है कि ये संख्या किसको कहते हैं, उसके 1-2 एग्जाम्पल भी बताए हैं, फिर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व किया है।
राइट, आगे बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन आशा करते हैं कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। दो बॉक्स हैं ए और बी में किसी वस्तु को क्रमश क्या है 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाना है जो बक्से में फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाना चाहिए ताकि दोनों बक्से ए और बी पूरी तरह से भर जाए। ऐसे क्वेश्चनों में जो नंबर दिए हैं ना, उनका सीधा सीधा आप HCF निकाल दीजिए। 85 और 68 का अगर मैं आपसे पूछूँ HCF कितना होता है, तो आप बोलिएगा इसका कॉमन 17 गुना 5 और इसका 17 4 लिख सकते हैं, यानी कॉमन क्या है 17। तो अगर मैं पूछूँ HCF क्या होगा इसका, तो 17। यानी अब अगर मैं आपसे पूछूँ ए और बी पूरी तरह से अधिकतम 17 नग प्रति पैकेट, बस एक पैकेट में 17 नग ही डाल सकते हैं, उससे अधिक नहीं डाल सकते। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे पर 20% की छूट देता है। उसे प्राप्त होने वाला लाभ, देखिए कोई वस्तु का दाम 100 रुपये है। ये व्यापारी क्या करता है, दुकानदार क्या करता है कि अपने CP पे 40% मूल्य अधिक अंकित करता है। भैया ये इसका CP है, लेकिन वो MRP कितना करता है, बेईमान दुकानदार 40% अधिक करता है, यानी 140 करता है। अब बोल रहा है 140 करके उस पर क्या करता है 20% की ही छूट देता है। तो 140 पे 20% की छूट, तो भैया अगर 140 का 20% बोलूँ तो 28 होता है। अगर 28 रुपये का वो छूट देता है 140 पे, तो इसका SP कितना करेगा, तो इसका SP आप बोलिएगा 118 करेगा। 118 करेगा ना, 118 नहीं सॉरी 140 में से अगर आप 28 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 112। तो आप मैं पूछूं CP आपका 100 है, SP 112 है, तो टोटल कितना प्रॉफिट आपको दिख रहा है 12 रुपया का। 12 रुपया 100 रुपये का कितना परसेंट है, तो 12%। यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि वृत्त का किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल किसी भी पाई स्क्वायर होता है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि समबाहु जो त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो 2R है। मान सकते हैं, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है 2R है। मैंने 2R इसलिए माना ताकि जो रेडियस है वो R हो जाए। तो देखिए ये पूछ रहा है जहाँ वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है, सॉरी भुजा के बराबर ही है ना, आप 2R मानिए R मानिए कुछ भी मानिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने R ही मान लेते हैं, छोड़िए R मान लेते हैं। तो R मान लेते हैं, तो ये वृत्त का क्या हो गया क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो मैंने देखिए ये हो गया रेडियस ना, और भुजा आपने क्या माना है R माना है। तो अगर मैं बोलूँ πr² बराबर √3/4, अगर R भुजा माना है तो R स्क्वायर से R स्क्वायर ख़त्म। तो मैं आपसे बोलूँ कि एक मिनट, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या, वृत्त का व्यास, अरे व्यास दिया है ना सॉरी। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आपने R माना है ना, भुजा क्या माना है समबाहु त्रिभुज का R, तो वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज का भुजा के बराबर है। तो वृत्त का अगर व्यास समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है, यानी डायमीटर R है, तो रेडियस R/2 होगा ना, सिंपल सा बात है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो R के जगह पे R/2 लिख सकते हैं, आप बोलिएगा हाँ। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या है R²। तो देखिए यहाँ से πr² बटा 4 गुना √3
सॉरी रेशियो पूछा है ना, दोनों का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो रेशियो गुना आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म, तो हमारा रेशियो क्या आया, पाई इंटू √3, ये हमारा रेशियो आया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इजी था, आप कुछ भी मानिए, कुछ भी मान के बना सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 दिनों तक वो एक साथ कार्य करते हैं, फिर एक कार्य को छोड़ देता है। बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अगर इसका टोटल काम मानना हो तो ये 20 है ए, और बी हमारा कितना है, बी हमारा 24 दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है। दोनों का अगर इफिशियंसी, दोनों का अगर टोटल कार्य मान लूँ तो आप बोलिएगा दोनों का कार्य क्या है, तो आप 120 कह सकते हैं। ठीक, अगर 120 कहा तो 20 का एफिशिएंसी क्या होगा, 6 के हिसाब से प्रतिदिन करता होगा और ये 5 के हिसाब से करता होगा। अगर इन दोनों टोटल जो है, टोटल ए प्लस बी एक दिन में 11 काम करते हैं, कितना, 1 डे में, ये 10 दिन तक एक साथ करते हैं, तो 10 दिन में कितना काम समाप्त हो गया, 110। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ए जो है कार्य को छोड़कर चला जाता है, तो बी शेष कार्य हमारे पास कितना बच गया, 10। बी का एफिशिएंसी कितना है, 5। शेष कार्य को बी कितना दिन में ख़त्म करेगा, तो आप बोलिएगा 2 दिन में। बस यही क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ठीक, अगला देखिए, एनटीपीसी में इजी टू मॉडरेट ही टायर 1 में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने पर ब्याज 5% का क्या कर रहा है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, हम छोड़ देते हैं वस्तु का ऑप्शन, मान लीजिए कि हम नहीं देखें हैं ऑप्शन, क्या करेंगे, नहीं देखेंगे, हम ऑप्शन को हटाइए। मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु का अगर मान लेते हैं कि 100 यूनिट है, अगर ये कह रहा है 5% हानि पर बेचे जाने के बजाय, यानी कि 5% हानि यानी 95 रुपये में बेचा गया, लेकिन अगर वो 5% लाभ पर बेचा जाता, यानी ये 5% हानि पे बेचा गया, अगर लेकिन वो 5% लाभ पर बेचा जाता, यानी जो है एसपी अगर 105 होता तो उसे कितने रुपए प्राप्त होते हैं, तो आप बोलिएगा ₹5। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ कितने का अंतर है, 10 यूनिट का अंतर है, जो आप बोलिएगा कितने रुपए के बराबर है, 5 रुपये के बराबर। तो एक जो है वो कितने के बराबर होगा, तो 1/2 के बराबर। तो आपने कितना सीपी माना है शुरुआत में, 100, तो 1/2 गुना 100 यही करेंगे ना, क्योंकि एक यूनिट जो है आधा के बराबर है, तो 100 यूनिट जो है 100 गुना 1/2 यानी 50 के बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सीपी कितना होगा वस्तु का क्रय मूल्य, तो आप बोलिएगा 50। तो इस क्वेश्चन का 50 आंसर होगा, डी ऑप्शन दिया है। राइट, देख लेते हैं, बस यही। किसी भी क्वेश्चन को आप प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, बस 100 का फंडा आपको समझना है। जिस दिन समझ गए आप 100 पे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 24 और 144 का HCF 10p+4 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, 24 है और 144 है, अगर मैं इसका गुणनखंड आपसे बोलूँ तो आप बोलिएगा 12, देखिए 12 गुना 2, ये 12 गुना 2 गुना 6 लिख सकते हैं, तो ये 24, यानी HCF इसका 24 ही आना है, लेकिन ये कितना 10p+4 के बराबर है। तो इधर से 4 जाएगा तो 10p बराबर 20 हो जाएगा, p बराबर 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 12 क्या है, माध्य ज्ञात करना है ना, तो ये क्वेश्चन है स्टैटिक्स का, देख लेते हैं इसको भी। देखिए, आपसे बस एक चीज़ आपको याद रखना है, माध्य जो होता है ना, माध्य जो निकालते हैं वो होता है दिए गए संख्याओं का योग्य यानी जोड़ प्लस संख्या कितनी है, नंबर ऑफ संख्या यानी कितनी है। तो देखिए, अगर मैं बोलूँ 12 अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 4 नहीं है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 13 है, उसके बाद 15, 14, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 19 है। उसके बाद मैं आपसे पूछूं तो 20, 21, 22 भी नहीं है, 23 है, 24, 25, 26, 27 भी नहीं है, 29 है, 31 भी है, और उसके बाद 33, 34, 35, 36, 37 नहीं है।
तो ये टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गई ना। तो माध्य पूछा है, तो माध्य पूछा है तो बस कुछ नहीं करना, इन संख्याओं का योग 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37 बटा 12। जब इसको जोड़िएगा तो लगभग आप 197 आता है। इसको जोड़िएगा तो इसको जोड़ने के बाद 197/12 कीजिएगा तो अप्रोक्स ये 16.42 आता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। आप इसको जोड़िएगा तो आपको उतना ही आएगा। ठीक, जैसे 5 2 7 7 5 12 12 7 19 19 11 20 30 आप जोड़िएगा फ्री टाइम में। ठीक है ना, बस यही इस क्वेश्चन का तरीका है। नेक्स्ट राइट, आगे वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का है, खूबसूरत क्वेश्चन है। इफ़ x + 1/x = 6 तो x² बराबर x² + 1/x² क्या होगा, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 34। कल ही मैंने बताया था कि इफ़ x + 1/x = 6 हो, x + 1/x = k हो तो आप x² + 1/x² k² - 2 डायरेक्ट कह सकते हैं। तो आप उस पे ही आधारित ये क्वेश्चन है। अगर वैसे नहीं आता बेसिक से आप जा सकते हैं, बेसिक से जाइएगा आपको टाइम लगेगा। बस सिंपल यही तरीका है, आपको बस मालूम होना चाहिए। राइट, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। तो मैं पूछूं, एक पत्नी ये 20 वर्ष पहले थी, एक पति और पत्नी की आयु दोनों की औसत कितनी थी, 23 वर्ष। तो उस समय 20 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना होगा, तो 23 × 2 टोटल 46 होगा। राइट, 20 वर्ष पहले। अब उनके परिवार जिनमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है उसकी औसत 34 है। अब बोल रहा है कि 34 है वर्तमान में, ये क्या है वर्तमान में, ये इसकी औसत है। टोटल मेंबर कितने हैं 3, तो टोटल उनकी आयु का योग क्या हो जाएगा, चरतिया ही 12 3 9 1 10, टोटल 102 हो जाएगा। ये 20 वर्ष पहले था। तो भैया 20 वर्ष पहले था तो 20 वर्ष अगर देखिए उसकी पत्नी में भी बढ़ा होगा 20 वर्ष, उसके पति में भी बढ़ा होगा 20, तो टोटल कितना बढ़ा होगा 40, उनके आयु का योग बढ़ गया होगा ना। तो टोटल मैं पूछूं तो 86, वर्तमान में 86 है। लेकिन पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अभी पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 86 उस समय था, तो 86 अगर माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, उसके बाद 9 में से 8 गया 1, यानी पुत्र की जो है, अगर मैं आपसे पूछूं पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है तो आप बोलिएगा जी 16 वर्ष है। समझ में आया कैसे हुआ, ये 20 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले इनका औसत आयु 23 था, यानी कि टोटल आयु का योग 46 था। लेकिन 20 वर्ष बाद मैं बोलूं तो पत्नी में भी 20 वर्ष बढ़ा होगा, ठीक, पति में भी 20 वर्ष बढ़ा होगा, तो टोटल इनका योग 40, और टोटल पहले 20 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 46 था। तो अभी मैं पूछूं टोटल 86, तो बस वही था, तीनों 102 में से 86 घटाइए, वो आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चनों में सिंपल अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक ठीक, 20 वर्ष पहले, इसको मैं सिंपल लिख देता हूँ, 20 वर्ष पहले 23 × 2 46 वर्ष था। लेकिन अगर वर्तमान में कहूँ तो आप बोलिएगा जी 86 वर्ष है वर्तमान में पति और पत्नी का आयु का योग। अभी बच्चा हो गया तो वर्तमान में तीनों का, वर्तमान में पति पत्नी और बच्चा, इनका बोलेगा तो 102 हो जाएगा। कैसे, तो 34 औसत दिया है 3, तो अभी बोलेगा खाली बच्चा का वर्तमान आयु, तो आप बोलिएगा 102 - 86 यानी कि 16 आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही सुपर क्वेश्चन। 10 5 है, 10 25 है, 10 45 है, 10 65 है, 10 85 है। तो देखिए सिंपल बात है, जहाँ 90 आता है ना दो का, 5 85 90, तो ये कट के 1 हो जाता है, ये भी कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्योंकि आप 10 5 को क्या लिख सकते हैं, 10 90 - 85 लिख सकते हैं। तो मैं, आप बोलिएगा हाँ, तो 10 90 - थीटा कॉट थीटा हो जाता है कॉट 85। तो आप कॉट 85 उसको लिख सकते हैं, कॉट
65 इसको लिख सकते हैं गुना 10 45 इंटू 10 65 इंटू 10 85 1085 कॉट 85 कट जाएगा 1065 कॉट 65 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1045। इसका आंसर 1। आंसर खत्म। 1045 का मान क्या होता है 1। यही बस क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ये तो आप कर ही सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। देखिए ये सिंपल है, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, आंसर 1। ख़त्म। ये आप ऐसे बना दीजिए ना, a माइनस बी a प्लस बी पे है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1। अगला क्वेश्चन है कॉस साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। थीटा का मान ज्ञात करने से पहले इधर साइन है इधर कॉस है, या तो इधर वाले को चेंज कीजिए या तो इधर वाले को चेंज कीजिए। तो मैं किधर वाले को भी चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये साइन 3 थीटा है और एक कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री है, राइट। ठीक, तो अगर मैं बोलूँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 थीटा। आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इधर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा हाँ, इधर से कॉस खत्म, इधर 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6। थीटा को एक साइड लेके चले जाएँ, तो देखिए अगर इधर से 6 को लेते हैं तो 90 प्लस 6, इधर थीटा को ले जाए तो थीटा प्लस 3 थीटा, यानी 4 थीटा बराबर 96। अगर कटाऊँ तो क्या हो जाएगा 24 का 96, थीटा बराबर 24 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, राइट। तो बस यही था क्वेश्चन में, कुछ नहीं कर सकते। आप बस एक टर्म में चेंज कर लीजिए। थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 90 माइनस थीटा, देखिए थोड़ा ट्रिग्नो का मैं बताता हूँ। 90 माइनस थीटा हो तो साइन जो होता है कॉस में चेंज होता है, कॉस जो होता है वो सेक में चेंज होता है, और यहाँ पे क्या, सॉरी कॉस नहीं, ये सेक जो है वो कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक थीटा में, और टेन जो है वो कॉट में चेंज होता है। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, राइट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 14 14 15 17 16 17 17 22 और 13 का माध्यिका क्या है। तो माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका के लिए आप जानते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। माध्यिका बीच का हो जाता है ना, तो देख लेते हैं टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको क्या होता है ना, एक अरेंज वाइज सजाना होता है, बस और कुछ नहीं होता है। सबसे छोटा फिर यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। पहले लिख लीजिए 13 14 14, फिर उसके बाद 15 16 17 17, फिर उसके बाद 22, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ और भी छूटा है ना, 22 2 2 4, यानी 14 2 बार है, 2 बार लिखा है, 13 एक बार है, ठीक। 15 16 17 17, उसके बाद क्या है, 16 भी ख़त्म, 17 17 भी ख़त्म, 3 2 5 4 9 तो है, कुछ तो छूट रहा है यार, 22 17 17 3 बार है ना, 17 3 बार हमारा, 2 ही बार लिख रहे थे, राइट। 22। अब देख लेते हैं बीच का टर्म कौन सा है, तो इधर से 4 हटा दीजिए, इधर से 4 हटा दीजिए, 16। यही हमारा क्या हो गया, माध्यिका, और कुछ होता नहीं है क्वेश्चन में, राइट। 16 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। पहली 10 समप्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, मैंने पहले भी बोला था कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहली 10 प्रकृत संख्या सम संख्या है, यानी मैं सीधा सीधा बोलूँ सम संख्या का योग्य क्या होता है, तो आप क्या होता है, n प्लस 1, ये क्या हो जाता है, पहली सम प्रकृत संख्याओं का, या कुछ भी कर लीजिए, ये योग्य होता है। अगर ऐसे नहीं निकालना है, फार्मूला हमको नहीं याद है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। सम प्रकृत संख्या पूछा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और
20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसको जोड़िएगा 2 4 6 6 6 12 8 20 10 30 30 12 30 12 को कितना हो गया 42 42 14 56 56 56 और 16 कितना हो गया 72 72 18 कितना हो गया 90 90 20 टोटल 110। टोटल संख्या कितना है 10, तो 11, यानी 11 इस क्वेश्चन का माध्य हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक संख्या क्वेश्चन है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, ज्ञात कीजिए। यानी मान लेते हैं कि वो संख्या कुछ नहीं तो 100 है, 100 यूनिट। तो स्वयं के 125% क्या है, वो एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। तो अगर मैं बोलूँ 100 माने हैं तो 100 का कितना होगा 25%, आप बोलिएगा 25 से कितना अधिक है 60 अधिक है, यानी टोटल कितना हो गया, यानी कि 85। यही क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं के 25% से 7 अधिक है। 60 85 ऑप्शन नहीं है क्या, 1 मिनट रुकिए तो कहीं गड़बड़ करेंगे। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो स्वयं के 25% से, छोड़िए इसको, वैसे मत बनाइए, बाय ऑप्शन जाते हैं, इसमें टाइम लग सकता है। देखिए बाय ऑप्शन, अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन 80 लेते हैं, तो अगर ये स्वयं का 25% क्या हो जाएगा 20 से 60 अधिक है, यानी कि 80। पहला ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है, आंसर यही हो जाएगा 80। बात ख़त्म कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट, अगर आप इसको बनाना भी चाहिएगा ना तो सिंपल बेसिक मेथड से जाते माना है कि संख्या क्या है एक्स अगर मानते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, तो एक्स में से अगर वो 25% घटा दीजिएगा तो वो 60 हो जाएगा ना। तो एक्स का अगर 25% घटा दीजिएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी 60। यही क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर मैं बोलूँ 75 x/100 बराबर कितना हो जाएगा 60। आप बोलिएगा 25 या 75 25 चौका, ये हो गया 20, x बराबर 80, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। अप्रैल में एक किताब की दुकान के लाभ में 25% की वृद्धि हुई और मई में 20% की कमी आ गई। अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान में कितना लाभ हुआ। देखिए, एक किताब की दुकान में क्या हुई, लाभ में 25% की वृद्धि होती है। अप्रैल में 100 से दाम कितना हो गया 125, और मई में 20% की कमी आ गई। तो ये जो है 125 से 20% की कमी आ गई, यानी 10%, 12.25 की कमी आ गई, यानी 100 हो गया वापस। तो ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, देखने में तो यही लग रहा है। इस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 25 का आंसर डी, ये समान था, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि। 100 यहाँ पर भी था, 100 यहाँ पर भी। ये अप्रैल के मंथ में हुआ लेकिन मई के अंत में वही कहानी हो गया। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27/25 का दशमलव प्रसार कितना होगा, देख लेते हैं। 27 को 25 से भागा कीजिएगा, 1 है 25, 2.000, 25 चौका 25 60 है, यानी 2 तक। यानी कि अगला क्वेश्चन मैं आपसे बोलूं, अगला क्वेश्चन कितना जाता है 26 का, तो आप बोलिएगा 2 अंकों तक ही जाता है। राइट, ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक अर्धवृत्ताकार अहाते की त्रिज्या 35 मीटर है, इस परिधि को ज्ञात कीजिए। राइट, देखते हैं। ये अर्धवृत्ताकार है, तो अर्धवृत्ताकार मैं आपसे बोलूं तो आप बोलिएगा अर्धवृत्ताकार कैसे बनता है। तो अर्धवृत्ताकार देखिए बनाते हैं, ये तो गोला हो गया, अर्धवृत्ताकार है ना, तो अर्धवृत्ताकार। राइट, देख लेते हैं। ठीक है, अर्धवृत्ताकार हमारा हो गया और इसकी परिधि बोला है। देखिए, एक वृत्त है, इसको आधा काट देते हैं तो क्या होता है अर्धवृत्ताकार। तो सिंपल सा बात है, इसकी परिधि जो है वो क्या हो जाएगी अर्धवृत्ताकार। क्या, देखिए ये टोटल अगर रहता तो आप बोलते 2πr, इसकी परिधि होगी, लेकिन ये आधा है तो आधा भाग कर दिए, तो ये टोटल क्या हो गया, ये 2πr में 2 से भागा किया तो πr, लेकिन यहाँ पे क्या है एक आर ये है, एक आर ये है, तो आप बोलिएगा 2r, यही इसकी टोटल क्या होगी परिधि। तो अर्धवृत्ताकार आयत की त्रिज्या कितनी है 35, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि ज्ञात करने के लिए 22/7 × 35 + 2 × 35,
7 पचे 35, 22 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11 यानी 70, यानी टोटल जो है 180 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल 3 + √5 हो। अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर √3 + √5 है तो मूल ज्ञात करना है ना। ठीक, देख लेते हैं। इसका मूल दिया गया है। इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन अगर जाते हैं, बाय ऑप्शन वही सबसे बेस्ट मेथड है। तो देख लेते हैं। अगर x की जगह पे √3 + √5, ऑप्शन ए मैं ले रहा हूँ, -6 √3 + √5 + 4 बराबर 0। अगर LHS बराबर RHS हुआ तो ऑप्शन ए सही है। अगर इसको सॉल्व करने बैठे तो क्या होगा, 3 का 9, 5 + 2 × 3 √5 -6 √3 + 6 √5 6 √3 - 6 √5, माइनस से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, +4। ये हो गया 9 5 14, 3 दूनी 6 √5 -6 √3 - 6 √5 +4। यह से ये ख़त्म हो गया, ये से ये ख़त्म हो गया ना। आगे है ये √3 है ना यार, मैं भी गजब कर रहा हूँ। √3 था, भूल गया था। तो a² b² यानी कि 8 प्लस 2 √3 15 हो जाएगा ना, -6 √3। सॉरी, पता नहीं, आज थोड़ा नाइट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। राइट, सोते नहीं है। इस सेट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसमें मूल क्या दिया है, x का मान मानते हैं 3 + √5 दिया है। अब ऑप्शन ए में आते हैं, 3 + √5 का स्क्वायर -6 3 + √5 +4 बराबर 0। अगर इसको करते हैं तो a² + b² यानी 9 + 5 14 प्लस 2 × a × b यानी 6 √5 माइनस 36 18 -6 √5 +4। ये से ये ख़त्म हुआ। अगर देखा तो 14 4 18 -18 यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। राइट, बाय ऑप्शन भी कभी कभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही खूबसूरत। y का x% डैश y के बराबर, y परसेंटेज के बराबर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि y का x% किस संख्या के y परसेंटेज के बराबर होगा। तो देखिए xy/100 गुना, अगर मान लेते हैं कि कुछ भी यहाँ पे अगर रखते हैं तो वो क्या होगा, y × 100 गुना समथिंग जो भी रखे हैं। तो y से y ख़त्म, इधर 100 से 100 ख़त्म। क्वेश्चन में इसका मान क्या आ गया, x ख़त्म। तो x है, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक लंबी रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर के चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए 200 मीटर पुल है और 600 मीटर एक लंबी दूरी है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 800 मीटर। ये इसका रिलेटिव डिस्टेंस यानी कि जो दूरी हो जाएगा टोटल वो 800 मीटर हो जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको अगर मीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 5/18 से गुना, आप लोग जानते होंगे। 18 चौका 72 यानी स्पीड क्या हो गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जाना है तो 800 को पार करने में कितना लगेगा, तो आप बोलिएगा 40 सेकेंड। बस यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 31 से 34 में दिए गए ग्राफ हैं। ठीक, तो दिए गए ग्राफ है, इसी ग्राफ को हम इधर ही देख लेते हैं। बोल रहा है कि 2008 से 9 में एक मोबाइल कंपनी द्वारा निर्मित विभिन्न मोबाइल फ़ोन मॉडल ए से एफ तक का दिया गया है। 2008 से 2009 में निर्मित मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या क्रमशः 4.5 लाख थी, 6 लाख, यानी 2008 से 9 के बीच में 4.5 लाख से 6,40,000 तक हुई। यदि किसी मॉडल का मान किसी पारस के बीच में है तो माना कि उदाहरण के तौर पे 10 और 20 के बीच में किस बिंदु को 15 माना जाना चाहिए। ठीक है, 10 और 20 के बीच में 15 मान रहा है। ठीक, देख लेते हैं। 2008 में निर्मित CDF मॉडल के मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या कितनी है।
तो सी डी एफ है ना। तो देखिए मॉडल सी थोड़ा सा ये हो गया मॉडल सी, और ये मॉडल, सब तो एक ही जैसा लग रहा है यार। क्या कह रहा है कि उदाहरण के कलर एक ही जैसा मिक्स हो गया है। कोई नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कुछ अलग लग रहा है, हल्का थोड़ा सा मान के चलते हैं, ये कुछ अलग अलग है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ए है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ए है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक बी है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक सी है, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है बीच में, ये डी, ये एफ, और ये सॉरी, ये क्वेश्चन इजी है, बस ये ग्राफ थोड़ा सा क्या हो गया ना, गड़बड़ हो गया। आपको दिख रहा है क्या? ये यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि ये है, ये बी है, ये सी है, ये छोटा वाला डी है मे बी, और ये ई, और ये एफ। राइट, ठीक है, दिखा थोड़ा सा। राइट, अब अगर देखा जाए तो कह रहा है कि सी डी एफ, सी डी और एफ, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक, देखिए सी का क्या है, तो सी का ये वाला हिस्सा है, सी, और इसके ऊपर वाला डी है, और इसके जो ऊपर वाला है ये पूरा का पूरा एफ है। यही 3 हिस्से पूछे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ सी का क्या है, ये अलग अलग है, ये मिक्स हो गया है, कलर समझ में नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन डाटा पैटर्न्स के बहुत ही इजी होते हैं, ये कलर मिक्स हो गया है। तो छोड़िए, मिलते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़िए, अगर कलर अच्छा मिलता है तो मैं इस क्वेश्चन को किसी और वीडियो में लेके आ जाऊँगा। राइट, आज के लिए इतना ही। बाकी ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में हम अपने अगले कुछ नए वीडियो के साथ। बाकी ये सॉल्यूशन कुछ ये सेट इजी था, बस यही होता है टायर 1 में ज़्यादातर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही पूछते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। बाकी ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। राइट, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बाकी मैं कुछ बोलूँगा नहीं। ठीक है, ख्याल रखिए अपना।